सभी को मेरा नमस्कार। आज हम इस व्याख्यान के माध्यम से प्रथम विश्व युद्ध के कारणों के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि पूर्व के व्याख्यान में हमने प्रथम विश्व युद्ध के कारणों में राष्ट्रीयता की भावना, कूटनीतिक संधियां, सैन्यवाद और शस्त्रीकरण, साम्राज्यवाद तथा आर्थिक प्रतिद्वंदिता, अंतर्राष्ट्रीय अराजकता तथा सम्राट विलियम केसर का चरित्र, इन कारणों के बारे में हमने अध्ययन किया। आज के इस ई व्याख्यान में हम आगे के जो मुख्य कारण हैं प्रथम विश्व युद्ध के, जैसे कि समाचार पत्रों एवं प्रचार साधनों का अभाव, अंतर्राष्ट्रीय संस्था का अभाव तथा युद्ध के लिए क्या तात्कालिक कारण था जिसकी वजह से युद्ध प्रारंभ हुआ, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। हम बात करते हैं समाचार पत्रों एवं प्रचार साधनों का अभाव। इस बिंदु पर किसी भी देश के समाचार पत्र उस देश की विचारधारा का प्रतिनिधित्व अवश्य करते हैं और जनमत को प्रभावित करने में उनका बड़ा योगदान रहता है। इस समय में सभी देशों के समाचार पत्रों ने उग्र राष्ट्रीयता की भावना से प्रेरित होकर बहुत सी घटनाओं को इस प्रकार से प्रस्तुत किया जिससे कि जनता में उत्तेजना बढ़ी, जिससे कि राष्ट्रीयता की भावना से प्रेरित होकर बहुत सी घटनाओं को इस प्रकार से प्रस्तुत किया जिससे कि जनता में उत्तेजना बढ़ी और शांतिपूर्ण ढंग से समझौता करना कठिन हो गया। जब ब्रिटेन के समाचार पत्रों में जर्मन सम्राट विलियम द्वितीय की नीतियों की आलोचना की गई तो जर्मनी की जनता इंग्लैंड को अपना शत्रु समझने लगी। इसी प्रकार जर्मन समाचार पत्रों ने भी इंग्लैंड की जनता को उकसाया। फ्रांस और जर्मनी के संबंध भी समाचार पत्रों के कारण ही बिगड़े। आर्क ड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड की हत्या के पश्चात सर्बिया और ऑस्ट्रिया के समाचार पत्रों में एक दूसरे के विरुद्ध जो कटुतापूर्ण लेख लिखे गए उससे दोनों देशों की जनता में रोष उत्पन्न होना स्वाभाविक ही था और यही जो कारण है राजकुमार की हत्या का, वह प्रथम विश्व युद्ध के कारण का तात्कालिक कारण बना। जून 1914 ईस्वी में सेंट पीटर्सबर्ग से प्रकाशित होने वाले बोर्स गजट में स्पष्ट लिखा था कि रूस तैयार हैं, फ्रांस को भी तैयार रहना चाहिए। इस समाचार को पढ़कर जर्मन सम्राट बहुत क्रोधित हुआ था। यद्यपि हमें यूरोप के देशों के समाचार पत्रों की स्वतंत्रता, उनके विकास आदि पर काफ़ी सामग्री उपलब्ध होती हैं, किंतु वहाँ के समाचार पत्रों और सरकार से उनके संबंधों के बारे में बहुत कम जानकारी मिलती है। यद्यपि पूर्वी और पश्चिमी देशों के भारत समाचार पत्रों को इंग्लैंड की अपेक्षा कम स्वतंत्रता प्राप्त थी, फिर भी यूरोपीय देशों के समाचार पत्रों में युद्ध को भड़काने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। युद्ध की परिस्थितियों को तभी संभाला जा सकता था जब प्रेस की स्वतंत्रता पर कोई नियंत्रण नहीं होता। वस्तुतः अनियंत्रित प्रेस भी प्रथम महायुद्ध का एक महत्वपूर्ण कारण था। प्रमुख देशों के समाचार पत्रों द्वारा जनमानस में विषैला प्रचार भी युद्ध का एक मुख्य कारण था। यह एक ऐसा विषय है
जिसकी पूर्ण जांच की जानी चाहिए। प्रोफेसर फे ने लिखा है कि सरकार के नियंत्रण के अभाव में समाचार पत्रों के द्वारा सरलता से युद्ध का वातावरण तैयार किया जा सकता है। ऐसे विचार थे प्रोफेसर फे के समाचार पत्रों के बारे में। तो प्रथम विश्व युद्ध के मुख्य कारणों में समाचार पत्रों एवं प्रचार साधनों का अभाव होना भी प्रथम विश्व युद्ध के लिए उत्तरदायी था। अगला जो बिंदु है प्रथम विश्व युद्ध के कारणों का, वो है किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संस्था का अभाव होना। यूरोप में इस समय तक कोई भी ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था नहीं थी जो कि पारस्परिक वार्तालाप के माध्यम से विभिन्न राष्ट्रों के झगड़ों का समाधान करके युद्ध की संभावना को टाल देती। यद्यपि अंतर्राष्ट्रीय कानून और सदाचार की संहिता थी, किंतु इन्हें लागू कराने वाली शक्ति का अभाव था। 1899 ईस्वी और 1907 ईस्वी के हेग सम्मेलनों में अनेक प्रस्ताव स्वीकार हुए थे, किंतु सभी देश अपनी सुविधाओं के अनुसार ही इनका अनुसरण करते थे। सभी देश अपने को सर्वाधिक संपन्न देश मानकर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिज्ञाओं के प्रति अवहेलना का रुख अपनाया करते थे। गुप्त कूटनीति पद्धति के कारण किसी भी राज्य की जनता अथवा प्रतिनिधि सभा को यह जानकारी नहीं होती थी कि उनके मंत्रियों या राजदूतों ने किस देश के साथ किस प्रकार का समझौता किया है। जैसे कि सर एडवर्ड ग्रे ने 1905 ईस्वी में फ्रांस और इंग्लैंड में सैनिक तैयारियों के विषय में वार्ता की अनुमति दी थी, किंतु मंत्रिमंडल का इस विषय में 1912 ईस्वी में और संसद को 1914 ईस्वी में बनाया गया था। फिर भी युद्ध आरंभ होने के पहले फ्रांस को दिए गए आश्वासनों के संबंध में हाउस ऑफ कॉमन्स को कुछ भी नहीं बताया गया था। इस प्रकार इटली त्रिगुट का सदस्य था, फिर भी उसने 1902 ईस्वी में फ्रांस से और 1909 ईस्वी में रूस से प्रथम गुप्त संधियां कर ली। उस पर ऐसी संधियां न करने के लिए दबाव डालने वाली कोई संस्था नहीं थी, और यदि कोई ऐसी संस्था होती तो गुप्त संधि की जानकारी उसे जरूर होती। यह आवश्यक नहीं है। अतः किसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था के अभाव में किसी भी देश पर कोई अंकुश नहीं था और सभी देश अपनी इच्छानुसार उचित या अनुचित कार्य करने के लिए स्वतंत्र थे। तो इस प्रकार से उस समय की वर्तमान परिस्थितियों में अंतर्राष्ट्रीय संस्था का अभाव होना भी प्रथम विश्व युद्ध का एक मुख्य कारण माना जाएगा। आगे हम बात करते हैं युद्ध के तात्कालिक कारण की। ऑस्ट्रिया और सर्बिया के संबंध 1908 ईस्वी से ही बिगड़े हुए थे, जो 1914 ईस्वी तक अपनी चरम सीमा तक पहुंच चुके थे। सर्बिया के कुछ उग्र राष्ट्रवादियों ने सर्वस्लाव आंदोलन के प्रभाव में आकर स्लावों की मुक्ति के लिए अनेक गुप्त संस्थाएं बनाई थी। इनमें एक संस्था काला हाथ भी था। इस संस्था ने संगठन या मृत्यु नामक दूसरी संस्था से मिलकर बोस्निया के गवर्नर पोटियोरेक की हत्या को योजना बनाई, किंतु इसी समय उन्हें यह पता चला कि ऑस्ट्रिया का युवराज फर्डिनेंड बोस्निया की सरकारी यात्रा पर आने वाला है, तो उन्होंने युवराज की हत्या का षड्यंत्र रचा। सर्बिया की सरकार के कुछ उच्चाधिकारियों ने व्यक्तियों को हथियार और गोला बारूद दिए
और बोस्निया की सीमा में प्रवेश करने का प्रबंध भी किया। युवराज की यात्रा का मुख्य उद्देश्य बोस्निया में स्थित 15वीं एवं 16वीं सेना का वार्षिक निरीक्षण करना था। इसी सूचना के आधार पर षड्यंत्रकारियों ने हत्या की योजना बनाई। आर्क ड्यूक और उसकी पत्नी 28 जून 1914 ईस्वी को बोस्निया के प्रमुख शहर सेराजीवो गए। दुर्भाग्य से यह दिन सर्बिया के लिए शोक दिवस था। जब शाही दल सेराजीवो के टाउन हॉल की ओर जा रहा था, तभी एक षड्यंत्रकारी गैवरिलो प्रिंसिप ने 2 गोलियां चलाई, जिससे युवराज फर्डिनेंड तथा उसकी पत्नी सोफी मारी गई। इस घटना ने यूरोप को युद्ध की ज्वाला में धकेल दिया। युवराज की हत्या का समाचार ऑस्ट्रिया पहुंचते ही वहां क्रोध की लहर उत्पन्न हुई। सरकार ने इसके लिए सर्बिया को दोषी माना। ऑस्ट्रिया के विदेश मंत्री बर्स्टोल ने सर्बिया के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने का निश्चय किया। डॉक्टर विजनर को युवराज की हत्या की जांच का कार्य सौंपा गया था, किंतु डॉक्टर विजनर ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि इस हत्या में सर्बिया की सरकार का शामिल होना नितांत असंभव है। यह सत्य है कि सर्बिया में वर्षों से एक प्रभावशाली समिति नरोडना ओडबराना समस्त सर्व लोगों की राजनीतिक एकता के लिए प्रयत्न कर रही थी। यहाँ एक गुप्त आतंकवादी संगठन भी काम कर रहा था, जिसका नाम था संगठन या मृत्यु, और प्राय हत्याएं किया करता था यह संगठन। सर्बिया की सरकार उससे अप्रसन्न थी और उसे भय था कि कहीं उसके कारण ऑस्ट्रिया से युद्ध न छिड़ जाए। वियना में नियुक्त सर्बिया के राजदूत ने ऑस्ट्रिया के अधिकारियों को सूचना भी दी थी कि यदि युवराज सेराजीवो पहुंचे तो उनके संकट में पड़ जाने का डर है। फिर भी उनकी सुरक्षा के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई थी। ऑस्ट्रिया का प्रधान सेनापति कोनराड भी सर्बिया को इस हत्या के लिए दोषी मानता था और उसके विरुद्ध युद्ध करना चाहता था, क्योंकि सम्राट फ्रांसिस जोसेफ सर्बिया से युद्ध के पक्ष में नहीं था तथा उसको भय था कि सर्बिया के विरुद्ध युद्ध करने से रूस से भी युद्ध करना पड़ सकता है। हंगरी के प्रधानमंत्री तिस्जा ने भी सर्बिया के विरुद्ध युद्ध का विरोध किया था। आगे हम बात करते हैं ऑस्ट्रिया द्वारा सर्बिया को अल्टीमेटम देने की। ऑस्ट्रिया जर्मनी के समर्थन के बिना सर्बिया से युद्ध करने का खतरा नहीं उठा सकता था। अतः ऑस्ट्रिया के विदेश मंत्री बर्स्टोल ने सम्राट फ्रांसिस की ओर से जर्मन सम्राट को पत्र लिखकर ऑस्ट्रिया की नीति स्पष्ट की तथा जर्मनी से सहयोग का अनुरोध किया। जर्मनी ने 5 जुलाई 1914 ईस्वी को ऑस्ट्रिया की सरकार को सूचित किया कि सर्बिया के संबंध में वह जो भी निर्णय करेगा उसका जर्मनी पूर्ण रूप से समर्थन करेगा। इस समर्थन को जर्मनी द्वारा ऑस्ट्रिया को कोरा चेक देना माना गया है। अतः ऑस्ट्रिया की सरकार ने 23 जुलाई को सर्बिया को अल्टीमेटम दिया, जिसमें उसकी शर्तों को 48 घंटे की अवधि में मानने को कहा गया।
ऑस्ट्रिया ने अपनी चेतावनी में सर्बिया पर 1909 ईस्वी के समझौते का उल्लंघन करते हुए तथा ऑस्ट्रिया विरोधी प्रचार को प्रोत्साहित करने और हत्या के षड्यंत्र की जानकारी होते हुए भी उसे न रोकने और हत्या के बाद षड्यंत्रकारियों को यथोचित दंड न देने का आरोप लगाया। इन आरोपों के संदर्भ में सर्बिया की सरकार ने अधिकांश शर्तों को स्वीकार कर लिया, परंतु दो शर्तें जिसमें ऑस्ट्रिया के अधिकारियों द्वारा सर्बिया में जांच पड़ताल में भाग लेने की भी मांग सम्मिलित थी, वह मानने से इनकार कर दिया क्योंकि इसके मानने से उसकी प्रभुसत्ता और सम्मान को ठेस पहुंचती थी। इन शर्तों के संबंध में सर्बिया ने हेग के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा जो निर्णय हो उसे स्वीकार करने की बात कही। यूरोप के सभी देशों ने सर्बिया के उत्तर को संतोषजनक माना। जर्मन सम्राट कैसर विलियम ने भी लिखा था कि ऑस्ट्रिया की लगभग सभी इच्छाएं पूरी हो गई थी, जो थोड़ी सी बातें शेष रह गई हैं उन्हें बातचीत के द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। सर्बिया का उत्तर एक बहुत ही अपमानजनक आत्मसमर्पण का प्रतीक था और उसके बाद युद्ध के लिए तनिक भी आधार नहीं रह जाता। यह बात कही है जर्मन सम्राट कैसर विलियम ने। अतः उसने सर्बिया के उत्तर को असंतोषजनक मानकर उसे अस्वीकार कर दिया और 28 जुलाई 1914 ईस्वी को सर्बिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। सर्बिया ने स्वयं भी युद्ध का स्वागत किया और अपना उत्तर भेजने से पहले ही उसने सार्वजनिक लामबंदी की आज्ञा दे दी थी। थैंक यू।